हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा ये चैप्टर चल रहा था वनस्पति जगत, उसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका जो जीवन इतिहास होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, प्राणी जगत। तो पहले से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो आवृतबीजी पौधे हैं उनका जीवन चक्र होता है। देखिए, सबसे पहले पता लगता है इसमें क्या कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो होते क्या, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो हमारे पुष्प वाले पौधे हैं, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी कि आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं। और जो पुष्प होता है उस पर जो जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। अगर किसी पुष्प में दोनों ही जननांग एक साथ पाए जाए तो उभयलिंगी पुष्प होता है, अगर दोनों अलग पाए जाए तो एकलिंगी पुष्प होता है। तो जो नर जननांग होते हैं वो होते हैं इसमें क्या, देखिए इसके पहले मैं इसके तरह थोड़ा सा बता दूँ आपको। जो इसमें जो 4 चक्र पाया जाए, मान लो कोई भी पुष्प 4 चक्र हो, उसमें कौन सा, कैलेक्स, नंबर 2 कोरोला, तीसरा एंड्रूशियम, और चौथा गाइनीशियम। तो ये तो जो होते हैं ये तो क्या होते हैं, इसके केवल सहायक चक्र होते हैं। जो पहला जो कैलेक्स कोरोला, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, ये क्या होते हैं, केवल सहायक चक्र होते हैं, ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। लेकिन ये ये जो होते हैं, ये इसका नर जननांग है और ये इसका मादा जननांग है। ये दोनों होते हैं आवश्यक चक्र, इन्हें केवल सहायक चक्र बोलते हैं। और ये होते हैं आवश्यक चक्र। ये तीसरा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है, ये नर जननांग है एंड्रूशियम, और ये हमारा चौथा चक्र जो है गाइनीशियम, ये क्या है, हमारा मादा जननांग है। तो ये पुष्प में 4 भाग होते हैं। जिस पुष्प में 4 भाग पाए जाएंगे वो कंप्लीट पुष्प, और जिनमें से इनमें से कोई भी एक भाग नहीं पाया जाएगा वो कैसा होता है, हमारा इनकम्प्लीट, या ऐसे बोल सकते हैं अधूरा पुष्प। ठीक है। तो जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं उन आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, जो नर जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर कह लो या पुमंग कह लो। तो जो पुंकेसर होते हैं वो क्या होते हैं, पुंकेसर में जो पुंकेसर होता है, जो नर जननांग, तो प्रत्येक पुंकेसर में क्या होता है, मान अगर मैं इसकी छोटी सी रचना बताऊं तो प्रत्येक पुंकेसर है, ये हमने पुंकेसर का डायग्राम बना। इसमें एक पतला तंतु होता है और एक परागकोश होता है। तो जो परागकोश होता है, इस परागकोश के अंदर ही क्या होती है, पराग कोश मात्र कोशिका होती है। जो पराग कोश होता है इसके अंदर क्या होती है, पराग मात्र कोशिका होती है, और उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जिस समय इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, इसमें लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। वो कहाँ बनेंगे, लघु बीजाणु धानी के अंदर। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन, पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग मात्र कोशिका होती है, और इसमें जो पराग कोश मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो लघु बीजाणु धानी है उसमें क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। और जो लघु बीजाणु है वो फिर परिपक्व होकर, मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं, वो परागकण बन जाते हैं। उसी प्रकार जो इसका पुष्प का जो मादा जननांग है वो क्या होता है, स्त्रीकेसर या इसे गाइनीशियम या अंडाशय बोल सकते हैं। तो जो स्त्रीकेसर होता है उस स्त्रीकेसर में क्या होता है, स्त्रीकेसर का जो आधार भाग होता है वो क्या होता है, फूला हुआ होता है। जिसका आधार भाग होता है वो क्या होता है, फूला हुआ होता है। इसी से जुड़ा हुआ जो लंबा भाग होता है इसे वर्तिका बोलते हैं। जो इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये भाग इसका चिपचिपा होता है। जो परागकण है वो यहीं पर आते हैं और यहीं पर आकर क्या करते हैं, फिर क्रिया करते हैं। तो जो इसके बीच में क्या होता है, इसमें जो प्रत्येक जो अंडाशय, जो इसका अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है जहाँ एक वो होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 अगुणित क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। उनमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, अविकसित होते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। और केवल एक ही क्या करता है, एक ही विभाजित होकर, जो एक हमारा गुरु बीजाणु है वो क्या करता है, विभाजित होता है। और विभाजित होने के बाद वो क्या करता है, वो क्या करता है, विभाजित होने के बाद भ्रूणकोश बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कैसे होता है, भ्रूणकोश मैंने बताया था आपको, इस प्रकार की संरचना है। 3 तो उसमें से नष्ट हो गए, 3 तो अविकसित हो गए। और जो 3 अविकसित हो गए उसके अलावा जो हमारे एक बचा, एक गुरु बीजाणु बचा, वो एक गुरु बीजाणु क्या करता है,
जो एक गुरु बीजाणु है वो क्या करता है, वो विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाता है। और जो प्रत्येक भ्रूणकोश होता है उस भ्रूणकोश में क्या होता है, इसमें एक क्या होती है, एक तो होता है अंड समुच्चय, यानी कि इसमें एक तो होती है ये अंडकोशिका, एक तो होती है अंडकोशिका, और ये वाली ये होती है सहायक कोशिका, जिन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स। एक अंडकोशिका होती है, एक सहायक कोशिका होती है। अगर इनको तीनों को एक साथ बात करें, जो सहायक कोशिका और अंडकोशिका है, इसे मिलाकर बनाते हैं अंड समुच्चय, एग अपरेटस। ये होता है अंड, क्या होते हैं, अंड समुच्चय या एग अपरेटस। और उसके साथ साथ जो बीच में दो केंद्रक होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों केंद्रक जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं, एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बन जाता है जब ये केंद्रक आपस में जुड़ते हैं। तो एक केंद्र क्या करता है, तो एक इसके साथ साथ में एक चीज और बता दूं आपको, जो यहाँ पर जो परागकण है वो परागकण कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, परागकण यहाँ पर पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, और यही क्या करेंगे, अंकुरण प्रारंभ कर देंगे। जिस समय यहाँ में अंकुरण प्रारंभ होगा तो यहाँ क्या बन जाएगी, एक परागनलिका बन जाएगी, और वो परागनलिका जो है फिर भ्रूणकोश में जाकर फट जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, जो परागकण है वो परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो जब वर्तिकाग्र का जो परागकण है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। मैंने आपको बताया था वो कहलाता है परागण। यानी कि जब जो हमारे परागकण होते हैं वो परागकण जब कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर, तो ये क्रिया कहलाती है परागण। और तो इसी समय यहाँ क्या होता है, एक परागनलिका बन जाती है, और ये जो परागनलिका है ये भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है। और भ्रूणकोश में जाकर जब फटेगी तो क्या होगा, दो नरयुग्मक इसमें क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। दो नरयुग्मक बनते हैं इससे। तो एक नरयुग्मक तो एक मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक नरयुग्मक एक मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। ये जायगोट है, ये हमारा नरयुग्मक है, ये मादा युग्मक है, तो क्या बनेगा, यहाँ जायगोट बन गया। तो जो जायगोट बना, लेकिन जो दूसरा नरयुग्मक है वो क्या कहता है, वो इस द्वितीयक केंद्र के साथ जुड़कर एक त्रिगुणित संरचना बना लेता है। जो दूसरा नरयुग्मक है वो क्या करता है, इस द्वितीयक केंद्र के साथ जुड़कर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बना लेता है। तो जो भ्रूण है, जायगोट से क्या होगा, जायगोट से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण जो है फिर नए पौधे में विकसित हो जाता है। ये तो इसका जो हमारा आवृतबीजी पौधे हैं इसका जीवन चक्र है, जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज का फिनिश होता है, और इसे अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा प्राणी जगत। चैप्टर नंबर 4 है